हर इलेक्शन में एक्शन, इमोशन, ड्रामा क्या कुछ नहीं होता है वोटर से वोट पटोरने के लिए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और वो है अलग अलग फील्ड्स के सेलिब्रिटीज को टिकट देना ताकि वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज अलग अलग फील्ड्स, क्रिकेट से लेके फिल्म स्टार्स, एक बार पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो क्या ये उस रोल को जस्टिफाई कर पाते हैं, या ये इलेक्शंस में वोट जीतने के बाद जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन बनने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी, नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर। वही कुछ सेलिब्रिटीज जब अपने करियर में सेटबैक्स फेस कर रहे थे तब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपने करियर को पिवट करने की कोशिश करी। फॉर इंस्टेंस गोविंदा, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन ये सब कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। इनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस बहुत ही खराब होती थी और लोगों के साथ भी इनका कनेक्शन कुछ खास बना नहीं। हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, मनोज तिवारी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें एक एवरेज किस्म की सक्सेस पॉलिटिक्स के फील्ड में मिली। कुछ एक्टर्स को ऐसा लगने लगा कि वो रियल लाइफ में हीरो हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। लेकिन फिर वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का आता है। ये अपने करियर के पीक पे थे जब 1984 में इन्होंने इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा था। कुछ ऐसा ही एक दूसरे सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हुआ जब 1991 में वो एल के अडवाणी से सिर्फ 1500 वोटों से दिल्ली से हारे थे। लेकिन फिर अडवाणी जी ने रिजिग्नेशन दिया और उसी सीट पे शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं बीजेपी से, और बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा 25,000 वोटों से हार जाते हैं और इस तरीके से राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में जीत जाते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये सब ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, यानी कि काम करने के लिहाज से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स में औंधे मुंह गिरने की श्रेणी में एक और बड़ा नाम है गौतम गंभीर का, जिन्होंने बहुत हाई फाई कैंपेन लॉन्च किया और 2019 में वो एक बड़े मार्जिन से जीते भी। लेकिन फिर 2024 आते आते अब वो आईपीएल में कोच के रूप में अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रकाश राज ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं और एंटी बीजेपी स्टैंड लेने के लिए काफी फेमस है। लेकिन 2019 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तब पता चला कि ट्विटर की फॉलोइंग और रियल लाइफ में वोट बटोरने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव लड़ने पर ये सिर्फ 28,000 वोट पाते हैं और इनकी जमानत जब्त हो जाती है। जहां से प्रकाश राज लड़े थे, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे बीजेपी के पीसी मोहन 6,02,000 वोट पाते हैं और इनकी तो बेचारों की ट्विटर फॉलोइंग ना के बराबर है। तो पॉलिटिक्स इन सेलिब्रिटीज के लिए एक रियलिटी चेक का भी काम करती है। कुछ ऐसा ही हर्ष कुमार विश्वास के साथ हुआ था। उनका कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आसानी से लाखों में व्यूज पाता है। उनके यूट्यूब चैनल पे लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जब वो अमेठी चुनाव लड़ने जाते हैं तो सिर्फ 25,000 वोट पाते हैं और बुरी तरीके से हार जाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से इस देश को अपना माना है और दिन रात एक करके पॉलिटिक्स में फुल टाइम जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे अव्वल दर्जे पे नाम आता है स्मृति ईरानी का। इसके अलावा मनोज तिवारी, नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ऐसे नाम है जो आज फुल टाइम पॉलिटिशियंस कहे जा सकते हैं और इनकी लोकप्रियता के चलते इनको वोट भी मिल रहे हैं। इनफैक्ट स्मृति ईरानी तो एक जायंट किलर निकली जब उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से जाके हरा दिया। अब इन एक्टर्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि इन पे पूरे टाइम लाइमलाइट रहती है और ये पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम जॉब के रूप में लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये अपना करियर तो चलाते ही रहेंगे और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा काम पॉलिटिक्स में भी करते रहेंगे, जो कि होता नहीं है। ये चीज एक इंटरव्यू में अन्ना मलाई ने साफ साफ बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने आईपीएस की जॉब को छोड़कर फुल टाइम राजनीति में आने का निर्णय लिया। The makers of our constitution never thought politics should be full time. Moment you do politics full time, where will you earn your money? How will you get your food? And who's going to take care of your children? And unfortunately in India right now the nature of politics have become 24/7. ज्यादा लाइमलाइट होने की वजह से पॉलिटिशियंस को ज्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनके फेलियर्स भी उसी अनुपात में मीडिया में ज्यादा दिखाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर पॉलिटिशियन। कुछ समय पहले पवन सिंह को आसनसोल सीट जो वेस्ट बंगाल में आती है उसमें बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन इन्होंने बंगालियों पे कुछ अभद्र टिप्पणी करी थी अपने गानों में और इस वजह से काफी विरोध हुआ और उसके बाद आसनसोल से पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से हैं वो चुनाव लड़ते हैं वेस्ट बंगाल से। हेमा मालिनी जो तमिलनाडु से हैं वो मथुरा में चुनाव लड़ती हैं। तो सेलिब्रिटीज का फेम कभी कभार पॉलिटिक्स में फायदा तो करता है लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म में। जनता को इससे कितना फायदा होता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बॉक्सर विजेंदर सिंह का तो क्या ही कहना, इन्होंने बॉक्सिंग भी ट्राई कर ली, उसके बाद जब वहां करियर खत्म होने लगा तो इन्होंने मूवीज ट्राई कर ली और मूवीज के बाद अब ये पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। कभी कभी यही सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट भी दिखाई देते हैं और ये अपनी आइडियोलॉजी समय समय पे बदलते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस कंगना रनौत ने एक समय पे कहा था कि उन्हें अजान की आवाज बड़ी मीठी लगती है। I personally love azan. I love, the sound of it.
जब सोनू निगम ने अजान की आवाज को एक सरदर्द बताया था और उसका विरोध किया था। लेकिन वही कंगना रनौत आज राम मंदिर के उद्घाटन पर नाचती घूम रही है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक समय गुरुओं की शान में क्या कुछ नहीं बोलते थे। सिद्धू के लिए उनकी सिख आइडेंटिटी और उनकी पगड़ी सबसे बड़ी शान थी। लेकिन आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो हालेलुया कहते घूम रहे हैं। हालेलुया! यानी जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, वो उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। पिछले साल गदर 2 वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन जो इनके एक्टर थे सनी देओल, उन्होंने गुरदासपुर सीट पे इतना रायता फैला दिया, इतना कचड़ा कर दिया कि उसके बाद रजत शर्मा ने जब उनसे आपकी अदालत में पूछा भी तो खुद ही शर्मसार हो गए और नजरें तक नहीं जनता से मिला पाए। और इस बार बीजेपी ने उन्हें दोबारा रिपीट तक करना जरूरी नहीं समझा। आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं। हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। सनी देओल की सिर्फ 21% अटेंडेंस है पार्लियामेंट में, जबकि ऑन एन एवरेज ये नंबर 79% है। इन्होंने एक भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि ऑन एन एवरेज हर एमपी 210 क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने कोई प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया। कुछ ऐसा ही हाल तृणमूल कांग्रेस से लड़ने वाली मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का था, जो वेस्ट बंगाल में काफी बड़ी एक्टर्स हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आई तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा भंटा ढार कर दिया। संदेश खली में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन नुसरत जहां अपने इंस्टाग्राम में फॉरेन में वेकेशन की पिक्स उस वक्त पोस्ट कर रही थी, यानी ग्राउंड रियलिटी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जहां मिमी चक्रवर्ती की अटेंडेंस सिर्फ 21% है, इन्होंने सिर्फ 7 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। और नुसरत जहां भी अपनी कलीग से ज्यादा आगे नहीं है, इनकी अटेंडेंस ओनली 23% है और इन्होंने 12 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। वहीं गौतम गंभीर की अटेंडेंस फिर भी 61% है, लेकिन शायद देश और दुनिया की ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से इन्होंने सिर्फ 3 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चंस भी ये सिर्फ 97 ही पूछ पाए। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आए थे, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की मारपीट होती है और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है जब किसी की डेथ हो जाती है और पेशेंट डॉक्टर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो किस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स को बचाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा बिल था जो गौतम गंभीर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो गौतम गंभीर इन बाकी सेलिब्रिटीज थे तो काफी अच्छे थे, लेकिन फिर भी एक एवरेज एमपी की परफॉर्मेंस के मुकाबले वो काफी पीछे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो बड़े बड़े डायलॉग्स तो मारते हैं, लेकिन इनकी अटेंडेंस 63% है। इन्होंने कभी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसे आदमी की बात हो रही है जो पिछले 30 ईयर से पॉलिटिक्स में, और एक बार ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी बन चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। नो डाउट मोदी जी ने इन्हें अपनी पार्टी से भगा दिया। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में निरहुआ जीत के आए हैं बीजेपी के टिकट से। काफी बड़ी अटेंडेंस है इनकी 90%, लेकिन सिर्फ 3 डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, 36 क्वेश्चंस पूछते हैं और एक भी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ यही हाल फेमस सिंगर हंसराज हंस जो दिल्ली से इलेक्ट हुए थे उनके साथ भी हुआ। उनकी अटेंडेंस भी 39%, सिर्फ 4 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, 13 सवाल पूछे और प्राइवेट मेंबर बिल एक भी नहीं लेके आए। अब गौतम गंभीर ने 5 लाइब्रेरीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाने की कोशिश करी, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो ग्रास रूट का वर्कर होता है वो कभी इन सेलिब्रिटीज के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज उनके बीच में हमेशा एक गैप बना रहता है। तो हमेशा एक टसल बनी रहती है कि ये सेलिब्रिटी तो एक बरसाती मेढक है, 5 साल के लिए आया उसके बाद चला जाएगा। तो बजाय उस सेलिब्रिटी के साथ ऑपरेट करने के जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो भी उससे अलग थलग रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस से तो मिमी चक्रवर्ती को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि लोकल लीडरशिप किसी भी तरीके से इन एक्ट्रेस के साथ ऑपरेट कर ही नहीं रही थी। लेकिन अपने करियर को पीछे छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स को अपनाने के मामले में आज के जमाने में सबसे बड़ा और कद्दावर नाम कोई याद आता है तो वह स्मृति ईरानी का, जो एक वक्त टेलीविजन की सुपरस्टार थी, लेकिन आज वो फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में भी इमेंसली सक्सेसफुल है। इनफैक्ट राहुल गांधी को अमेठी में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन इस काम को कर दिखाया स्मृति ईरानी ने। एक्चुअली स्मृति ईरानी की पॉलिटिक्स में काफी खराब शुरुआत हुई थी। इन्होंने बीजेपी 2003 में ज्वाइन करी थी और 2004 में जब इन्होंने चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ा तो कपिल सिब्बल से ये बुरी तरीके से हार गई थी और इसका ब्लेम इन्होंने मोदी जी और 2002 के दंगों पे डाल दिया था। 12 दिसंबर 2004 की दोपहर सूरत में स्मृति ईरानी ने कहा, दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी। जी, ये मेरा था स्टेटमेंट। वो बात अलग है कि बाद में इन्होंने माफी भी मांगी। मेरे संगठन ने मुझसे कहा कि आप अगर प्रोपेगेंडा की विक्टिम बनना चाहती हैं, अगर आप सत्य क्या है उसे नहीं देखना चाहती हैं, तो आप जो कहती हैं उस पर आप कायम रहें, और अगर आपको सत्य के आधार पर संगठन में जुड़े रहना है
तो आप तथ्य देखिए गुजरात दंगों के बारे में और फिर कोई निर्णय लीजिए। एक और पॉलिटिशियन का नाम याद आता है, सुपरस्टार विनोद खन्ना, जो लगातार 4 बार इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें से 3 बार वो इलेक्शंस जीतते भी हैं। तो 3 बार इलेक्शंस एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी गुरदासपुर में जीतना काफी कठिन है अगर आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया है। तो कुछ इसी तरीके से मनोज तिवारी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन और बार बार वो इलेक्शंस जीत भी रहे हैं। और इस मामले में रवि किशन भी पीछे नहीं है। अटेंडेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है और एज अ पॉलिटिशियन काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। इनफैक्ट इन्होंने काफी प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि कमेंडेबल है। बट एटलीस्ट ये सेलिब्रिटीज उन पॉलिटिशियन से तो बहुत अच्छे हैं जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जनता का खून पीते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं और उसके बाद कोई विकास भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को भी राजनीति में ले आते हैं और राजनीति को एक धंधा बना दिया है जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके लिए घर की दुकान जैसी है। एक बार गल्ले से बाप उठ गया तो बेटे ने गल्ला संभाल लिया। एमपीज को कुछ पैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करने के लिए दिया जाता है जिसे एमपी लैंड फंड कहते हैं और किसी भी फुल टाइम पॉलिटिशियन के मुकाबले इन सेलिब्रिटीज ने इस पैरामीटर में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इनके बारे में कभी ये सुना नहीं जाता है कि ये कमीशन ले रहे हैं या घूसखोरी रिश्वतखोरी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब मामले में इन सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस की तारीफ तो बनती है। साउथ इंडिया में तो सेलिब्रिटीज एक भगवान के रूप में देखे जाते हैं और कुछ एक्टर्स ने अपने आप को जब फुल टाइम पॉलिटिशियन बनाया तो वो इमेंसली सक्सेसफुल हुए। इसमें सबसे बड़ा नाम एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटी रामाराव का आता है जो अपने स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स तक बनते हैं। 2014 में पवन कल्याण ने भी अपनी एक अलग पार्टी शुरू करी थी, जनसेना पार्टी, बट इसे कुछ खास सफलता अभी तक मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा चिरंजीवी ने भी अपनी एक पार्टी शुरू करी थी लेकिन वो पार्टी भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई और अल्टीमेटली चिरंजीवी कांग्रेस में ही शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हश्र तमिलनाडु में कमल हसन का होता है जब वो अपनी पार्टी शुरू करते हैं लेकिन सभी जगह पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं और कमल हसन बुरी तरीके से इलेक्शन हार जाते हैं। 2024 में कमल हसन की पार्टी डीएमके के साथ अलायंस में है जहां पे इनकी पार्टी एक सीट पे लड़ेगी और कमल हसन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा एक्टर थलापति विजय ने भी अपनी एक अलग पार्टी शुरू करी है और ये 2026 में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस लड़ेगी और विजय ने भी फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने का कमिटमेंट दिया है। अब ये सवाल उठाना कि क्या सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन के रूप में सही है या नहीं, इसके लिए समझना होगा कि इलेक्शंस 3 तरीके के होते हैं। एक जो बहुत ही लोकल मुद्दों पे होते हैं और इसमें आप अपने शहर का मेयर या पार्षद सेलेक्ट करते हैं या गांव में आप प्रधान को इलेक्ट करते हैं। इन लोकल इलेक्शंस में सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि कौन इंसान स्टेट के लिए बेटर है और ऐसे में एक पार्टी लेवल पे वोट देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके पूरे स्टेट की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो अगर आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो आपके घर की बहू बेटियां सेफ नहीं है, आपकी जमीन जायदाद सुरक्षित नहीं है। इसलिए चीफ मिनिस्टर हमेशा एक पार्टी बेसिस पे इलेक्ट होना चाहिए। जो पार्टीज गुंडा राज को और माफिया राज को प्रमोट करती है उन्हें हमेशा डिस्करेज करना चाहिए। और फिर इलेक्शन होता है नेशनल लेवल पे जहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आता है और ये सिर्फ पूरे देश के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में उस पॉलिटिशियन को वोट देना चाहिए जो पूरी कंट्री को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दे और स्टेबिलिटी सिर्फ तभी आ सकती है जब उसकी खुद की सरकार स्टेबल होगी। जोड़ तोड़ की सरकारों में हमेशा ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। फॉर इंस्टेंस संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ये बताया कि किस तरीके से मनमोहन सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया जाए क्योंकि यूपीए 1 में वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार कर चुका था, लेकिन फिर भी जो अलायंस का एक प्रेशर था उसके आगे मनमोहन सिंह को झुकना पड़ा और उसके बाद किस तरीके से 2G स्कैम हुआ ये हम सबने देखा। तो हमेशा एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक सशक्त और मजबूत लीडर नेशनल लेवल पे आना चाहिए और तभी हमारे देश को एक इंटरनेशनल मंच पर सम्मान मिल सकता है। और जब बात एक ऐसे लीडर की हो रही है जिसने इंटरनेशनल मंच पे इंडिया के नाम को बढ़ाया है तो इसमें सबसे पहला नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आता है। और नरेंद्र मोदी क्यों विदेशों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और किस वजह से इंटरनेशनल लीडर्स मोदी को इतना सशक्त लीडर मानते हैं, इन कुछ रीजंस को मैंने एक अलग वीडियो में एनालाइज किया है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।